नमस्कार। आज हम भाषा के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, शायद इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन सोचते कम है। मेरा मतलब है गाली। हाँ, अक्सर लगता है ये बस गुस्से में निकले बेमतलब के शब्द हैं या ज्यादा से ज्यादा किसी को नीचा दिखाने का एक तरीका। पर क्या ये इतने सीधे हैं? बिल्कुल नहीं। ये शब्द मतलब ये बहुत गहरे सामाजिक तार छेड़ते हैं। अच्छा। हाँ, आज हम अब्दुल्ला मंसूर के एक लेख को बुनियाद बनाकर बात करेंगे कि कैसे गालियां, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में समाज में मौजूद सत्ता के खेल, गहरी असमानताओं और दबी हुई कुंठाओं का एक शक्तिशाली आईना है। ये महज बुरे शब्द नहीं है, बल्कि ये सामाजिक हथियार की तरह काम करते हैं, जाने अनजाने में। तो आज का हमारा इरादा है इस लेख के जरिए ये समझना कि रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाली ये गालियां कैसे हमारे समाज के जटिल ढांचे, खासकर जाति और लिंग के ताने बाने को न सिर्फ दर्शाती हैं, बल्कि उसे बनाए रखने में भी मदद करती हैं। बिल्कुल। चलिए इस परत दर परत विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो लेख की शुरुआत इस बुनियादी बात से होती है कि गालियां दुनिया की हर भाषा, हर समाज में मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन उन्हें सिर्फ गुस्सा निकालने या अपमान करने का जरिया मान लेना, ये तो तस्वीर का एक बहुत छोटा हिस्सा देखना हुआ है ना। बिल्कुल। ये शब्द असल में समाज की उन सच्चाइयों को खोलकर रख देते हैं जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। हाँ, और ये सच्चाइयां अक्सर बहुत असुविधाजनक होती हैं। एक दिलचस्प पैटर्न जो उभरता है वो ये कि जिस समाज में जितनी ज्यादा असमानता और ऊंच नीच होती है, उसकी गालियां उतनी ही तीखी और हिंसक होती जाती हैं। अच्छा। हाँ, खासकर अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखें तो ये साफ दिखता है कि ज्यादातर गालियां या तो जाति के गिर्द घूमती हैं या फिर औरतों को निशाना बनाती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि समाज के किन समूहों को कमजोर या नियंत्रित करने लायक या अपमानित करने योग्य समझा जाता है ना? बिल्कुल। ये गालियां अनजाने में ही सही समाज के शक्ति संतुलन का नक्शा खींच देती हैं। हाँ। ये बताती हैं कि सत्ता किसके हाथ में है और कौन हाशिए पर है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाले छोटे छोटे सत्ता प्रदर्शन है। यहीं पर वो इस समाज शास्त्री पियरे बोर्ड्यू का विचार सिंबॉलिक वायलेंस यानी प्रतीकात्मक हिंसा, वो बहुत मौजू लगता है। इसका जिक्र लेख में भी है। हाँ है। क्या आप इसे थोड़ा और खोलेंगे? ये बिना हाथ उठाए हिंसा कैसे होती है? ये एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। प्रतीकात्मक हिंसा का मतलब है वो तरीके जिनसे समाज में मौजूद प्रभुत्वशाली वर्ग, मतलब जो पावर में है, हाँ। वो बिना सीधे बल प्रयोग किए अपनी सत्ता बनाए रखते हैं और दूसरों को उनकी जगह दिखाते हैं। अच्छा। ये भाषा, संस्कृति, आदतों, यहाँ तक कि मजाक के जरिए भी हो सकता है। और भारत जैसे देश में जहाँ जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, वहाँ गालियां इस प्रतीकात्मक हिंसा का एक बहुत साफ उदाहरण है। यानी जब कोई किसी को उसकी जाति का नाम लेकर गाली देता है, जैसे लेख में भी शायद उदाहरण है चमार कहीन का या साले जुला है, हाँ। तो वो सिर्फ उस एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा रहा। बिल्कुल नहीं। वो उस एक व्यक्ति के जरिए पूरे समुदाय पर हमला कर रहा होता है। वो समुदाय से जुड़ी सदियों की सामाजिक हीनता, अपमान और भेदभाव को उसे ताजा कर रहा होता है। ये हिंसा दिखती नहीं है, इसमें खून नहीं बहता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और स्थायी हो सकता है। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को तोड़ती है, उसे लगातार याद दिलाती है कि समाज की नजर में उसकी हैसियत क्या है। और ये मानसिक घाव, ये अक्सर शारीरिक चोट से ज्यादा दर्दनाक होते हैं। अब आते हैं सिनेमा और साहित्य पर। अक्सर हम देखते हैं कि फिल्मों में, वेब सीरीज में या किताबों में किरदारों को गालियां देते हुए दिखाया जाता है। बहुत आम है। हाँ, और जब इस पर सवाल उठता है तो तर्क दिया जाता है कि ये तो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, समाज में लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो हम क्यों ना दिखाएं। लेकिन लेख इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं है। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है और थोड़ा पेचीदा भी है। देखिए, यथार्थवाद का तर्क अपनी जगह ठीक हो सकता है, कौन मना कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस यथार्थ को परोसने का नतीजा क्या होता है। लेख इशारा करता है कि जब गालियां, खासकर जातिगत या लैंगिक गालियां, मनोरंजन का हिस्सा बन जाती हैं, तो दर्शक, खास तौर पर वो जो खुद ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं और अक्सर मर्द, हाँ। वो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय एक तरह की पुष्टि पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भाषा, उनकी सोच को सामाजिक मंच पर मान्यता मिल रही है। मतलब ये कि मनोरंजन के नाम पर वो हिंसक भाषा
और सोच और ज्यादा सामान्य हो जाती है और फैलती है। बिल्कुल, इस तरह का मजा, जैसा कि लेख कहता है, असल में बहुत राजनीतिक है। ये मजाक या मनोरंजन अनजाने में उसी असमान व्यवस्था को खाद पानी देता है जो ऐसी भाषा को जन्म देती है। सही बात है। इसलिए गालियों को सिर्फ बुरे शब्द या अश्लील भाषा कहकर खारिज कर देना काफी नहीं है। हमें उन्हें एक सामाजिक क्रिया, सोशल एक्ट के तौर पर देखना होगा। सामाजिक क्रिया? हाँ, एक ऐसा काम, एक अमल जो समाज में शक्ति के रिश्तों को बनाता है, बिगाड़ता है और दर्शाता है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि गाली दी गई, सवाल यह है कि किसने दी, किसको दी, किस संदर्भ में दी और उसका असर क्या हुआ। लेख का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी केंद्रित है कि दुनिया भर की भाषाओं में गालियां अक्सर स्त्री केंद्रित क्यों होती हैं। मतलब अपमान करना होता है किसी मर्द का, लेकिन निशाना बनाया जाता है उसकी माँ, बहन या बेटी को। ये पैटर्न इतना सार्वभौमिक क्यों है? इसका सीधा संबंध पितृसत्ता से है, उस सामाजिक व्यवस्था से जो पुरुषों को स्त्रियों पर अधिकार देती है। अच्छा। सदियों से दुनिया भर के समाजों ने औरत को मर्द की इज्जत, उसकी संपत्ति या उसके नियंत्रण की वस्तु माना है। गालियां इसी मर्दानावादी सोच का भाषाई प्रतिबिंब है। जब एक मर्द दूसरे मर्द को माँ या बहन की गाली देता है तो वो असल में कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी संपत्ति यानी औरत पर अपना अधिकार जता सकता हूँ, उसे अपवित्र कर सकता हूँ। इस तरह वो दूसरे मर्द की मर्दानगी को चुनौती देता है। गालियां औरत को एक व्यक्ति से घटाकर शर्म, वस्तु या सिर्फ लैंगिक अंग के प्रतीक में बदल देती हैं। और यहाँ वो फ्रांसीसी विचारक मिशेल फूको का सत्ता का विश्लेषण वो भी प्रासंगिक हो जाता है, जिसका जिक्र लेख में है। हाँ बिल्कुल। फूको कहते हैं कि सत्ता तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है जब लोग उसे बाहरी दबाव के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अनजाने में स्वीकार कर लेते हैं। एकदम सही कहा। और ये गालियों के मामले में बहुत दिलचस्प तरीके से दिखता है। कैसे? लेख इस ओर इशारा करता है कि कई बार औरतें भी पुरुषों द्वारा गढ़ी गई इसी अपमानजनक और हिंसक भाषा को अपना लेती हैं। हाँ, औरतें भी। हाँ, वे अपनी कुंठा, अपना गुस्सा या कभी-कभी आपसी बातचीत में भी उन्हीं गालियों का इस्तेमाल करती हैं जो मूल रूप से उनके ही खिलाफ बनी है। इसी को शायद इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन या आत्मसात किया हुआ दमन कहते हैं। ये समझना वाकई मुश्किल है कि कोई उत्पीड़ित समूह खुद ही उत्पीड़न की भाषा क्यों अपनाएगा। हाँ, ये बहुत जटिल है। क्या लेख इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण बताता है? लेख सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में नहीं जाता, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जब आप लगातार एक खास तरह की भाषा और सोच के माहौल में रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी अपनी सोच का हिस्सा बन जाती है, अनजाने में। कुछ लोगों को लग सकता है कि इस मर्दाना भाषा का इस्तेमाल उन्हें ज्यादा ताकतवर या स्वीकार्य बनाएगा, उन्हें पुरुषों के बराबर खड़ा करेगा। उन्हें लगता है कि वे व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं, जबकि अनजाने में वे उसी पितृसत्तात्मक ढांचे को मजबूत कर रही होती हैं जो औरत को वस्तु की तरह देखता है। ये तो एक दुखद विडंबना है। हाँ है, कि अपनी पीड़ा या शक्ति व्यक्त करने के लिए भी उन्हें वही भाषा उधार लेनी पड़ती है जो उनके अपमान के लिए गढ़ी गई है। अब आते हैं भारतीय समाज के एक और जटिल पहलू पर, जाति। लेख इस बात पर जोर देता है कि साले जुलाहे या चमार कहीं का, भंगी जैसी गालियां सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, नहीं, बल्कि ये पूरे समुदाय को लक्षित करती हैं, उन्हें उनकी कथित नीची जगह याद दिलाती हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये समस्या सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित नहीं है, जैसा कि कई बार मान लिया जाता है। अच्छा। मुस्लिम समाज के भीतर भी अशरफ यानी कथित उच्च जाति के मुसलमान और पसमानदा यानी पिछड़े और दलित मुसलमान, इनके बीच गहरी सामाजिक और जातिगत दीवारें मौजूद हैं। पसमानदा आंदोलनों से जुड़े विचारक खालिद अनीस अंसारी के काम का हवाला देते हुए लेख बताता है कि कैसे कई पेशों से जुड़े नाम वो अपमानजनक गालियों में तब्दील हो गए। जैसे कौन से नाम? जैसे कुंजड़ा, सब्जी फरोश, धुनिया, रुई धुनने वाले, जोलाहा, बुनकर, भटियारा, भट्टी चलाने वाले, हज्जाम, नाई, कसाई, गोश्त बेचने वाले। ओ, ये सब? हाँ, ये शब्द सिर्फ उनके काम का नाम नहीं रह गए, बल्कि ये उनकी सामाजिक हैसियत को नीचा दिखाने और उनका मजाक उड़ाने के प्रतीक बन गए। कई कहावतें भी इसी सोच को दर्शाती हैं, जैसे लेख में जिक्र है, खेत खाए गधा, मार खाए जोला। हाँ, ये तो सुनी है। या कोदो महुआ अन्न नहीं,
जोलहा दुनिया जन नहीं, ये सीधे सीधे इन समुदायों को कमक्ल या महत्वहीन करार देती हैं। लेख में ये भी बताया गया है कि मजाक उड़ाने के लिए भी अपमानजनक नाम घड़े गए, जैसे धुनिया को मियाँ धुनधुन, हाँ, या ढपाली को मियाँ पोम्पो कहना। बिल्कुल। इस लगातार के अपमान से तंग आकर क्या इन समुदायों ने कुछ किया? हाँ, कई जातियों ने अपने पारंपरिक नामों या पेशों से जुड़े नामों को छोड़कर नए, ज्यादा सम्मानजनक लगने वाले उपनाम अपनाए। अच्छा, जैसे बुनकरों ने अंसारी, हज्जामों ने सलमानी, धुनियों ने मंसूरी, कसाईयों ने कुरैशी जैसे नाम अपना लिए। ये एक तरह से अपनी पहचान को उस अपमान से अलग करने की कोशिश थी। पर क्या नाम बदलने से जमीनी हकीकत बदली? क्या उन्हें सामाजिक उपहास और फप्तियों से आजादी मिल गई? लेख के अनुसार दुर्भाग्य से ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ। नाम बदल गए, लेकिन समाज का नजरिया और उपहास करने की आदत वो काफी हद तक बनी रही। ये दिखाता है कि ये मसला सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक पूर्वाग्रह और मानसिकता का है। ये उस मानसिक दास्ता को उजागर करता है जिसका जिक्र दक्षिण अफ्रीकी क्रांतिकारी स्टीवन बीको ने किया था। दमनकारी के हाथ में सबसे ताकतवर हथियार पीड़ित का दिमाग होता है। जब पीड़ित समूह खुद ही इस प्रतीकात्मक हिंसा को मजाक, किस्मत या समाज की सच्चाई मानकर स्वीकार करने लगता है, तो दमन और भी प्रभावी हो जाता है। ये गालियां बचपन से ही मन में ये बात बिठा देती हैं कि कुछ समुदाय स्वाभाविक रूप से छोटे, कमतर या अशुद्ध हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गालियां महज कुछ बेतरतीब शब्द नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा शक्ति का विमर्श, डिस्कोर्स ऑफ पावर है। ये तय करती हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और किसकी आवाज सुनी जाएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समाज में जो समूह सत्ता में होता है, चाहे वो जाति, लिंग, वर्ग या धर्म के आधार पर हो, वही अक्सर यह तय करता है कि मानक, सभ्य या सही भाषा क्या है। हाँ। और बाकी भाषाओं या बोलियों को गंवारू, असभ्य या अशुद्ध करार दे दिया जाता है। और जैसा हमने पहले भी बात की, हमारी ज्यादातर गालियों का अंतिम निशाना औरत ही बनती है। एक मर्द दूसरे मर्द को नीचा दिखाने के लिए भी उसकी माँ या बहन को गाली देता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक ढांचे में औरत मर्द की इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। तो दूसरे की औरत या उसके समुदाय की औरतों को अपमानित करके वो अपनी मर्दानगी साबित करता है। यहाँ समाजशास्त्री एर्विंग गॉफमन के स्टिग्मा या सामाजिक कलंक के सिद्धांत का भी जिक्र है। वो इस पूरी तस्वीर में कैसे फिट होता है? गॉफमन का स्टिग्मा का सिद्धांत बताता है कि जब समाज किसी व्यक्ति या समूह पर कोई नकारात्मक पहचान या दाग लगा देता है, स्टिग्मा लगा देता है, जैसे कि उनकी जाति, बीमारी या किसी और कथित कमी के आधार पर, तो वो पहचान उस व्यक्ति की पूरी शख्सियत पर हावी हो जाती है। अच्छा। लोग उसे उस दाग के चश्मे से ही देखने लगते हैं। जातीय गालियां ठीक यही काम करती हैं। वो एक सामाजिक कलंक की तरह हैं, जो व्यक्ति को उसकी इंसानियत से महरूम कर देती हैं, उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं और उसे समाज में एक दागदार पहचान के साथ जीने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सामाजिक बहिष्कार का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रूप है। लेख में इंटरसेक्शनैलिटी या अंतर विरोधिता शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा कि कैसे जाति और लिंग अलग अलग शोषण के आधार हैं, लेकिन क्या होता है जब ये किसी एक व्यक्ति में मिल जाते हैं? यहीं पर इंटरसेक्शनैलिटी की बात आती है ना? हाँ, इंटरसेक्शनैलिटी का सिद्धांत, जिसे किम्बरले क्रेनशॉ ने विकसित किया, यही समझाता है कि भेदभाव के विभिन्न आधार जैसे जाति, लिंग, वर्ग, धर्म, यौनिकता, ये अलग थलग काम नहीं करते। अच्छा। वे एक दूसरे से गुंथे हुए होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और व्यक्ति के अनुभव को विशिष्ट और ज्यादा जटिल बनाते हैं। उदाहरण के लिए लेख में पसमानदा मुस्लिम महिला का जो जिक्र है, उसे सिर्फ मुसलमान औरत होने का भेदभाव नहीं झेलना पड़ता या सिर्फ पसमानदा होने का, उसे अशरफ समाज से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही अपने समुदाय के भीतर पितृसत्तात्मक दबावों का भी। ओह, यानी दोनों तरफ से। हाँ, यानी उसकी मुश्किल सिर्फ औरत होने की या पसमानदा होने की नहीं, बल्कि इन दोनों पहचानों के एक साथ आने की वजह से उसका अनुभव गुणा हो जाता है, एक बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरे उत्पीड़न का रूप ले लेता है। उसकी लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ चलती है। ये बात एंटोनियो ग्राम्शी के सांस्कृतिक प्रभुत्व
या कल्चरल हेजेमनी के विचार से भी जुड़ती है। बिल्कुल, ग्रामशी ने कहा था कि शासक वर्ग सिर्फ पुलिस और सेना यानी जबरदस्ती के बल पर ही राज नहीं करता, बल्कि वो संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और भाषा के जरिए लोगों की सोच और मूल्यों को इस तरह ढालता है कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था जिसमें ऊंच नीच और असमानता शामिल है, वो लोगों को स्वाभाविक, सामान्य या जरूरी लगने लगती है। हाँ। लोग उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। गालियां, कहावतें, मजाक, ये सब इसी सांस्कृतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के बहुत महीन लेकिन शक्तिशाली औजार हैं। ये रोजमर्रा की बातचीत में असमानता को सामान्य बनाते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरी और चिंताजनक तस्वीर है। ऐसा लगता है जैसे ये गालियां हमारी रग रग में बसी हुई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लोग हमेशा इसे चुपचाप सहते रहते हैं? क्या इस भाषाई दमन के खिलाफ कोई प्रतिरोध, कोई आवाज नहीं उठती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दमनकारी संरचना के भीतर से ही प्रतिरोध के अंकुर भी फूटते हैं। और भाषा अगर दमन का हथियार बन सकती है तो वो मुक्ति और प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली साधन भी बन सकती है। अच्छा। हाँ, लेख इस उम्मीद की किरण को भी दिखाता है। इतिहास गवाह है कि जब हाशिए पर धकेले गए समूहों ने अपनी आवाज उठाई है तो उन्होंने अक्सर सबसे पहले भाषा पर ही अपना दावा ठोका है। इसका कोई उदाहरण देंगे? सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक है जब दलित आंदोलन ने दलित शब्द को अपनाया। ये शब्द मूल रूप से अपमानजनक था। हाँ, सही है। लेकिन उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक चेतना, अपने संघर्ष और अपने गर्व के प्रतीक में बदल दिया। इसी तरह नारीवादी आंदोलनों ने कई ऐसे शब्दों को जो औरतों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे बैड वुमन या हिंदी में भी कई शब्द हैं, उन्हें चुनौती दी और उन्हें नए सशक्त अर्थ दिए। जब आप अपमान के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द को छीनकर उसे अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप दमनकाली के हाथ से एक बड़ा हथियार छीन लेते हैं। और शायद पसमानदा आंदोलन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। उन शब्दों और पहचानों को सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें अशरफ विमर्श ने सदियों तक दबाया। बिल्कुल, पसमानदा आंदोलन का एक अहम काम यही है, उन पेशों, उन जातियों, उन इतिहासों और उन आवाजों को सामने लाना और उन्हें इज्जत दिलाना जिन्हें सदियों से कमतर, गंवार, अशुद्ध या अयोग्य कहकर अशरफ यानी प्रभुत्वशाली मुस्लिम विमर्श द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया था। जैसे जैसे पसमानदा, दलित और स्त्रियां अपनी भाषा में, अपने शब्दों में अपने अनुभवों को बयान करने लगते हैं, अपनी कहानियां कहने लगते हैं, वैसे वैसे उन पर थोपी गई गालियां और अपमानजनक शब्द अपना जहरीला असर खोने लगते हैं। तब शब्द सिर्फ हमला करने वाले हथियार नहीं रह जाते, वे आत्मसम्मान और प्रतिरोध की ढाल बन जाते हैं। भाषा का रण क्षेत्र बहुत अहम है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर सामने आई है वो ये कि गालियां महज कुछ बुरे, अश्लील या असंवेदनशील शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समाज में शक्ति के समीकरणों, नियंत्रण की तकनीकों और गहरी पैठी असमानताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पितृसत्ता और जातिवाद जैसे ढांचों को रोजमर्रा की बातचीत के जरिए अक्सर अनजाने में ही मजबूती और वैधता प्रदान करती है। और लेख का अंतिम निष्कर्ष भी इसी ओर इशारा करता है। शायद गालियां तब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी जब तक समाज में ये गहरी संरचनात्मक असमानताएं मौजूद रहेंगी, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के या वर्ग के। असली लड़ाई सिर्फ शब्दों को बदलने या उन पर पाबंदी लगाने की नहीं है। असली लड़ाई उस मानसिकता, उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और उस सांस्कृतिक प्रभुत्व को बदलने की है जो इन शब्दों को इतना जहर और इतनी ताकत देती है। सही कहा। भाषा कभी तटस्थ नहीं होती, वो कभी मासूम नहीं होती। वो या तो यथास्थिति बनाए रखने में मदद करती है, यानी दमन के पक्ष में खड़ी होती है, या फिर वो बदलाव और मुक्ति के संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा बनती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों के साथ हंसी मजाक में या गुस्से में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे अनजाने में किन गहरी और हिंसक सामाजिक संरचनाओं को मजबूत कर रहे हो सकते हैं। और इस चर्चा से एक सवाल और मन में उठता है। जब कोई समाज या समुदाय सचेत रूप से अपनी भाषा से, अपनी बोलचाल से इन अपमानजनक, जाति सूचक या लिंग भेदी शब्दों को हटाने की कोशिश करने लगता है, तो क्या इसे एक बड़े और सकारात्मक सामाजिक बदलाव का शुरुआती संकेत माना जा सकता है? ये एक नुक्ता है जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं।